तो आज हम लोग कर रहे हैं ऑडिट का चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में आते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर आपको लिख करके दिया है, उसमें दो टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। एक जो शेड्यूल 3 पर बेस्ड हो सकता है, और शेड्यूल 3 पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं उम्मीद करूँगा आप कर लोगे क्योंकि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट रहे हो। दूसरी अगर मैं बात करूं आपसे तो एक चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन, भाई ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो इसी पर्टिकुलर चैप्टर में एक अलग सा थोड़ा यूनिक सा आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जो आना ही आना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उन्हें हमने जनरल क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखा है, जनरल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा है। और ये क्वेश्चन एजर्शंस पर बेस्ड होते हैं। सर एजर्शन का मीनिंग बताओ ना, एसर्शन होता क्या है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। एजर्शन का मतलब अगर नॉर्मली सोचो कि आपके सामने एक बैलेंस शीट दे दी जाए, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया जाए, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के आपको क्या लगता है कि उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो भी आइटम है वो प्रॉपरली, वो ट्रांजैक्शंस जो वहां पर रिकॉग्नाइज्ड हैं, वहां पर किए गए हैं, वो ट्रांजैक्शन रियल में अकर्ड होने चाहिए। सर हुए होंगे तभी तो यहां लिखा है। हाँ, मैं अगर आपसे कहूं कि बैलेंस शीट में 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ की लैंड एंड बिल्डिंग दी रखी है, आप क्या बोलोगे कि ये 5 करोड़ का जो लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है ये है क्या? क्या 5 करोड़ का रियल में होना चाहिए कि नहीं? हाँ होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा, इसका मतलब हाँ है। यही तो एजर्शन है, which is a representation made by the management, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statement। और यूज कौन करता है? ऑडिटर। क्यों यूज करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट जो हो सकते हैं उन्हें कंसीडर करने के लिए। सर अब जरा सीधे काम की बात करो ना, एजर्शन कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे हमें ऑडिट करना है, जरा आगे की बात बताइए। चलिए स्क्रीन को हमने एडजस्ट किया। अब जरा बताइए मुझे, एजर्शन का मतलब अगर आप ध्यान से देखिए, एक एक बात सुनिए। इनकम स्टेटमेंट में अगर कोई ट्रांजैक्शंस, कोई ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज्ड हैं और वो सच में हुए होने चाहिए, हैव अकर्ड, और वो एंटिटी से रिलेटेड होने चाहिए, ये काम आप करोगे, ये चेक करोगे। हाँ सर करेंगे, इसी को बोलते हैं हम अकरेंस। लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट आइटम की बात करूं तो बैलेंस शीट में अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है तो सच में वो एट द एंड ऑफ द पीरियड एग्जिस्ट करना चाहिए। तो चेक करेंगे एग्जिस्टेंस, यानी अकरेंस और एग्जिस्टेंस, जो कि अकरेंस हम इनकम स्टेटमेंट में, एग्जिस्टेंस हम बैलेंस शीट के लिए वर्ड यूज करेंगे। राइट, ये दो एजर्शन हो गए। तीसरी बात करें कंप्लीटनेस की, तो आप चेक करोगे कि जो ट्रांजैक्शंस हैं जो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज्ड हैं वो कंप्लीट है या नहीं। कोई ऐसा ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो ओमिट हो चुका हो, छूट गया, भूल गए, ठीक है। और बैलेंस शीट में वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब जो उसकी वैल्यू हो वो कंप्लीट वैल्यू वहां पर रिकॉर्डेड हो। 10 असेट है, 9 असेट की वैल्यू रिकॉर्ड हो, एक की नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब ये पीरियड से रिलेटेड है। जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं जो कि रिपोर्ट किए गए हैं आपके पीएनएल स्टेटमेंट में, वो करेक्ट पीरियड का होना चाहिए, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड का। और इसी तरह बैलेंस शीट में जो है वो भी अप्रोप्रिएट पीरियड का ही होना चाहिए। कट ऑफ के बाद अब अगर बात करें मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट क्या होता है? वैल्यू करना। तो मेजरमेंट वर्ड यूज करेंगे पीएनएल स्टेटमेंट के लिए और वैल्यूएशन वर्ड यूज करेंगे बैलेंस शीट के लिए। अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं तो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुआ होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएट हो, कोई गलती ना हो, ठीक है, और मिसमैच ना हो, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करूं तो वो प्रॉपरली वैल्यूड हो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात करें तो पीएनएल स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, और बैलेंस शीट में एसेट होती है, लायबिलिटी होती है, असेट्स का राइट, लायबिलिटीज के लिए ऑब्लिगेशन, ये एंटिटी का होना चाहिए। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की बात करो
तो पीएनएल स्टेटमेंट में प्रॉपरली क्लासिफाइड हो और फेयरली प्रेजेंटेड हो। वहीं बैलेंस शीट की बात करो तो प्रॉपरली क्लासिफाइड हो, डिस्क्लोज्ड हो और डिस्क्राइब हो। बस यही एजर्शंस आपको याद रखने हैं। अकरेंस, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, मेजरमेंट, वैल्यूएशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये आपको दिमाग में रखने हैं, यही एजर्शंस है। अब सीधे आते हैं हम क्वेश्चन पे, क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक एक बात करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं पीएनएल स्टेटमेंट की, तो वहां पर अदर एक्सपेंस का एक हेड होता है और उस एक्सपेंस में आपके जनरली क्या आते हैं, पावर, फ्यूल, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग खर्चे, लीगल एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, राइट। ये जो खर्चे हैं ये अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाइल द ऑडिटर में चूज टू एनालाइज द मंथली ट्रेंड फॉर सच एक्सपेंस लाइक रेंट, पावर, फ्यूल, तो ऑडिटर जनरली क्या वाउच करेगा, किन एट्रीब्यूट्स को वेरीफाई करेगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप क्या क्या वेरीफाई करोगे, सबसे पहले देखो कि वो जो खर्चे हैं वो करंट पीरियड के में आते हैं या नहीं। दूसरा, वो जो खर्चे हैं वो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को चेक करो कि रेवेन्यू वाले आइटम रेवेन्यू में, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल में ही होने चाहिए, राइट। इसके बारे में हमें बताना नहीं है, आपको मालूम है। और जो एक्सपेंसेस हैं वो उनके वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, जैसे ट्रैवलिंग टिकट, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारी चीजें हैं या नहीं है, और ये प्रॉपरली करंट एक्सपेंस हेड में क्लासिफाइड हो, प्रॉपरली अथोराइज्ड हो और उस बिजनेस से रिलेटेड हो, पर्सनल खर्चे नहीं हो। रामकली को चूड़ी पहनाने वाले खर्चे अपने एंटिटी के खर्चों में नहीं डालोगे, पीएनएल स्टेटमेंट में नहीं डालोगे। जी सर, बिल्कुल। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, तो अगर आपसे पूछे कुछ स्पेसिफिक खर्चे जिनको लेकर के आपसे कहेगा बताओ रेंट एक्सपेंसेस को आप इस पे कैसे ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, तो रेंट कैसे चेक करोगे भाई, पहले मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल मांग लो, रेंट एग्रीमेंट चेक कर लो, रेंट एज पर एग्रीमेंट है कि नहीं चेक कर लो। हाँ सर, चेक कर लेंगे। और साथ साथ जो एस्केलेशन क्लाज होता है, ये आपको पता है, महंगाई बढ़ने के साथ साथ रेंट में भी कुछ जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उनको भी प्रॉपर चेक कर लो उनका। और इसके बाद वेरीफाई करो कि अगर एग्रीमेंट is in the name of the entity, then expense pertains to the premises used for running the business, operation of the entity, not for personal use। ये बात बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। अब रेंट हो गया आपका, अब अगला है आपका पावर एंड फ्यूल। जैसे पावर फ्यूल में क्या चेक करोगे, सीधी सी बात है, एक्सपेंस शेड्यूल ले लो, ट्रेंड वगैरह चेक कर लो, पहले कितने खर्चे आते थे, अब कितने खर्चे आते हैं, कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है, कितना रेट है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लो। और कुछ वेरिएंसेस हैं तो वो देख लो, जो मंथ वाइज ट्रेंड में वेरिएंसेस आते हैं कि पिछली बार तो 10,000 का खर्चा आया, आपकी 15 कैसे आ गया, अचानक 5,000 कैसे बढ़ गया, तो थोड़ा आपको वहां पे अलर्ट रहना है। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस की बात करो, लीगल प्रोफेशनल वकील के खर्चे हो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, मंथ वाइज, कंसल्टेंट वाइज और मंथ वाइज, ये आप समरी वगैरह मांग लो। अगर मंथली रिटेनरशिप है कि आपको मंथली पेमेंट होगा, आप हमारा काम हमेशा 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 करते रहोगे, तो एग्रीमेंट चेक करो। और अगर 12 महीने के खर्चे वो प्रॉपर रिकॉर्डेड हैं कि नहीं, ये प्रॉपरली आप चेक करो, ठीक है। ये 2-3 काम आप कर लोगे। इसके बाद हम आगे अगर बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है अदर इनकम। ये भी पीएनएल स्टेटमेंट के आइटम है। अदर इनकम में इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 3 आइटम आएंगे। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन व्हाट आर अदर इनकम, व्हाट आर अदर इनकम, तो आप अदर इनकम के बारे में बताओगे क्या क्या आएंगे, इंटरेस्ट, डिविडेंड और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये भी कहेगा कि इन्हें कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए इन इनकम को। तो बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम को कब पीएनएल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करोगे, कब करोगे, ये टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे होगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट और जो टाइम पीरियड होगा, जो रेट होगा, कैलकुलेट कर लोगे। डिविडेंड इनकम की बात करो, ये कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, 3 बातें होनी चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में आप पढ़ा है, जहां पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक से पढ़ा होगा। वहां पर लिखा होगा जब राइट टू रिसीव द पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड, राइट टू रिसीव द पेमेंट स्टैब्लिश हो जाए और इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी होना चाहिए, वो एंटिटी को मिलना चाहिए। और लास्ट में जो अमाउंट है वो रिलायबली मेजर किया जा सके, कैलकुलेट किया जा सके। ये 3 कंडीशन है, तभी आप इस डिविडेंड इनकम को रिकॉग्नाइज करोगे। सर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करो, तो भैया ये रिकॉर्ड करोगे एज अदर इनकम। कब, जब एंटिटी से वो ट्रांसफर किया जाए, जब ट्रांसफर करोगे तो वो इनकम रिकॉर्ड करोगे। भाई अगर हमारे पास ये चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट है, हमने आपको बेचा, तभी तो प्रॉफिट लॉस होगा। जब हम ट्रांसफर करेंगे टाइटल तो वो रिकॉर्ड करेंगे।
खत्म। इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल बात है, आप एफडी का इंटरेस्ट रेट का, आप सबसे पहले लिस्टिंग ले लो एफडी का, फिक्स डिपॉजिट्स के सारे लिस्ट, उसमें इंटरेस्ट रेट चेक करो, नंबर ऑफ डेज चेक करो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करो, और ऐसे में बैंक से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो एज पर ऐसे 505 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कर लो। और अगर आप आईटीआर वगैरह सबमिट फाइल करते हो तो आपको फॉर्म 26 एस के बारे में पता होगा। सर इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, परचेज को कैसे वेरीफाई करें। देखो भाई, परचेज को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, ऑडिट करना चाहते हो, कैसे कैसे करोगे। सबसे पहले कंट्रोल को आइडेंटिफाई करो, कंट्रोल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, परचेज पे कहां कहां कंट्रोल लगता है, लाइक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ऑथराइजेशन प्रोसेस, ये सारी चीजें आप देखोगे। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करोगे, जहां पर आप इफेक्टिवनेस चेक करोगे कंट्रोल का। अगर कंट्रोल इफेक्टिव है तो सब्सटेंशियल टेस्टिंग कम करोगे, अगर इफेक्टिव नहीं है तो सब्सटेंशियल टेस्टिंग बढ़ा दोगे, और अगर इंटरनल कंट्रोल में डिफिशियंसी है तो एज पर ऐसे 265 किसको कम्युनिकेट करोगे, टीसीडब्ल्यूजी को। वेरी गुड। इसके बाद में सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, जिसमें आप परचेज ट्रेंड एनालिसिस कंपेयर करोगे प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से, ये कुछ काम करोगे। ये ऐसे में आप चेक कर लोगे। फिर अकरेंस में चेक करोगे जो परचेज है वो अंडर स्टेटेड ओवर स्टेटेड ना हो, ये सारी चीजें चेक करोगे। मेजरमेंट के केस में क्या होगा, सर करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि नहीं है। गुड्स इन ट्रांजिट का ध्यान रखना, क्योंकि उस केस में ट्रीटमेंट गलत कर देते हैं कई बार, तो वहां पर आप चेक करो कि सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है या नहीं है। और एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार, तो इन्हें एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। ओवरऑल रिजनेबलनेस ऑफ परचेज क्वालिटी एंड प्राइस में इंक्लूड क्या क्या करोगे, कंजम्पशन एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस और सीओजीएस एनालिसिस, इतना काम आप करोगे। सर सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस में क्या चेक करोगे, अरे वही काम करना यार, एक पहले तो कंट्रोल पॉइंट चेक करो। अब वहां पे परचेज पे जो कंट्रोल पॉइंट थे वो चेक कर रहे थे, यहां सेल पे चेक करो, वहां सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, वहां ऑथराइजेशन चेक करो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करो, इफेक्टिव है कि नहीं, इफेक्टिव है तो सब्सटेंशियल टेस्टिंग बढ़ाओगे, अदरवाइज घटाओगे, डिफिशियंसी है तो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करोगे एज पर ऐसे 265। इतना करने के बाद अब अकरेंस चेक करो कि सेल्स को प्रॉपर रिकॉर्ड किया गया है, जो रिकॉर्ड है रिप्रेजेंट द गुड्स शिप्ड, सर्विस परफॉर्म्ड उसी को रिप्रेजेंट करे। गुड्स भेजा ही नहीं गया है, शिपिंग हुई ही नहीं है, अगर हुआ ही नहीं है फिर भी रिकॉर्ड हो तो ठीक बात नहीं है। ये सारी चीजें आप चेक करोगे। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इंश्योर करो कि रेवेन्यू ओवर स्टेटेड नहीं है, तो आप क्या चेक करोगे कि कहीं वो 2 बार रिकॉर्ड तो नहीं हुआ है, कहीं कैंसिल तो नहीं हुआ है, कहीं ऐसे 505 लगा करके कस्टमर से बातचीत कर लो कि देखो ये वैल्यू मेरे में है, तुम्हारे पास भी यही दिखा रहा है तुम्हारे बैलेंस शीट में या नहीं, तुम्हारे अकाउंट्स में या नहीं, फिक्टिशियस कस्टमर तो नहीं रिकॉर्ड कर दिए गए, जबरदस्ती का कस्टमर बना दिया गया हो, कोई ऐसा इनकम तो नहीं है, रेवेन्यू तो नहीं है जो अनअर्न्ड हो, हमने कमाया नहीं है फिर भी जबरदस्ती रिकॉर्ड कर रखा हो, एज अर्न ऐसे बता दिया कि नहीं नहीं मैंने कमा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है अबाउट द कलेक्टिबिलिटी, कि पैसा मिले ना मिले अनसर्टेन है तो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए भाई। टेस्ट चेक करो, कुछ इनवाइसेस का चेकिंग कर लो, इससे कुछ आइडिया मिल जाएगा। सर इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या करें, अरे वही है, सैलरी को कैसे करोगे, तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पे कुछ कॉमन इंटरनल कंट्रोल एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि भैया कॉमन इंटरनल कंट्रोल ओवर इंप्लॉय बेनिफिट पेमेंट साइकिल, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, उसमें कुछ चीजों को मेंटेन करना होता है, जैसे अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं, इंप्लॉय मास्टर बना है कि नहीं, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल ऑफ मंथली पेरोल प्रोसेसिंग डिसबर्समेंट, कंप्यूटेशन ऑफ इंप्लॉय डिडक्शन, ये चेक कर लो कि ठीक तरीके से ग्रेचुटी पेरोल और बोनस वगैरह का ये डिडक्शन ठीक तरीके से हुआ है कि नहीं। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर कैसे लगाओगे इसमें, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लो इंटरनल कंट्रोल का, इंटरनल कंट्रोल जो प्रोसेस पे लगा उसकी अंडरस्टैंडिंग लो, सिंपल कंट्रोल टेस्ट करो, इससे सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिसाइड होगा कि कितना करना है, ज्यादा कम, डिफिशियंसी है तो आप बताओगे। ठीक है, और इंप्लॉइज की लिस्ट मांग लो एट द पीरियड इन, ये सारे कुछ काम आप कर लोगे। मंथली सैलरी उनका चेक कर लो और 12 महीने का रजिस्टर चेक कर लो, प्रोविजन ठीक तरीके से बनाया है बोनस ग्रेचुटी इस सब के लिए कि नहीं, ये सारी चीजें चेक कर लो। यही आपका है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एक्चुअली इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सैलरी बोनस ग्रेचुटी सबको मिला करके बोलते हैं। इसके बाद हम ऑडिट करेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस का। सर डेप्रिसिएशन कब, फिक्स्ड एसेट, अमोर्टाइजेशन कब, जैसे आपकी जो फिक्स्ड एसेट नहीं है लाइक गुडविल, इन पे क्या है अमोर्टाइजेशन, पेटेंट वगैरह पे। तो अब बात करेंगे इसकी, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कुछ एट्रीब्यूट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के लिए। क्या क्या, जैसे सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो एंटिटी के अकाउंटिंग पॉलिसी का, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी, विच आर रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिर कंपनी की पॉलिसी को इंश्योर करो कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जा रहा है एज पर एक्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या नहीं है।
कंसिस्टेंटली अप्लाई किया गया है कि नहीं, और अगर किसी तरीके का कोई चेंज हो किया है उसने, कोई मेथड वगैरह, पॉलिसी वगैरह, तो उसे डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है, और डेप्रिसिएशन को उसने कैलकुलेट किया ठीक तरीके से, एडजस्टमेंट वगैरह किया है कि नहीं किया है। ये सारी चीजें आप चेक कर लो, ठीक है। फिर ऑडिट प्रोसीजर कैसे लगाओगे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज प्रोसेस फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, उनका प्रोसेस अंडरस्टैंड करो, उनके फिक्स्ड एसेट रजिस्टर को ऑब्टेन करो जो एंटिटी ने मेंटेन किया है, ठीक है, और वेरीफाई करो उन पे। हाँ, ये भी चेक करो कि जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो प्रॉपरली अमोर्टाइज्ड हैं या नहीं है, क्योंकि आपको पता है एसेट टेंजिबल इंटेंजिबल दो होते हैं। सर अगर टेंजिबल है तो उस पर हम डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल है तो अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आप चेक कर लो, और इस तरीके से आपका ये इनकम स्टेटमेंट के आइटम हमने कंप्लीट किए। अब आगे शुरू करते हैं हम। अब इसमें कुछ नोट्स हैं, जनरली यहां पर हम 5 नोट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिसे हम बोलेंगे सीएसआर। सर सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया हम ही से कमाते हो समाज के लिए, तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? कॉर्पोरेट्स की समाज के लिए जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? तो उन्हें क्या करना होता है? कुछ फंड ट्रांसफर करना होता है सीएसआर एक्टिविटीज के लिए। तो जो कंपनियां 135 सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट में कवर होती है, अब इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप अलग से पढ़ो, यहाँ ये सिलेबस की पार्ट नहीं है कि मैं चलूँ आपको बताऊं कि सेक्शन 135 में क्या लिखा हुआ है। तो उसमें कुछ बातें सीएसआर एक्टिविटीज से रिलेटेड, भाई जो 135 में आते हैं वो सीएसआर एक्टिविटी, उस सीएसआर एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ बातें कंपनी को एडिशनली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे सीएसआर में कितना अमाउंट भेजना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर। दूसरा, उसे बताना पड़ेगा मैंने खर्चे कितने किए हैं सीएसआर एक्टिविटी में। तीसरा, अगर कोई शॉर्टफॉल है एट द एंड ऑफ द ईयर उसे बताना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का शॉर्टफॉल का टोटल भी बताना पड़ेगा, शॉर्टफॉल का रीजन बताना पड़ेगा, और सीएसआर एक्टिविटी का नेचर क्या है ये भी बताना पड़ेगा। और अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो उसमें डिटेल भी देनी पड़ेगी। सर नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिटेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी के बारे में भी कंपनीज को बताना पड़ता है। सर क्रिप्टो करेंसी होल्ड किया है, वर्चुअल करेंसी है, हाँ बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? उस कंपनी को कुछ बातें डिस्क्लोज करनी है, जैसे प्रॉफिट या लॉस जो हुआ है ऑन द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी। दूसरा, कितने अमाउंट का करेंसी उसने होल्ड कर रखा है रिपोर्टिंग डेट पे। सर इसके अलावा डिपॉजिट या एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो और वर्चुअल करेंसी, तो वो डिपॉजिट से एडवांस को भी उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वेरी गुड, 3 बातें डिस्क्लोज करनी है यहाँ पे। अब डिटेल ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी की बात करो। अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसी कंपनी के अगेंस्ट में, या वो प्रोसीडिंग इनिशिएटेड है या पेंडिंग है, किस बात के लिए? कि उसने कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करके रखा है अंडर बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। तो ऐसे में कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी का डिटेल, किस साल उसने एक्वायर किया, उसका अमाउंट कितना है, और बेनिफिशियरी का भी डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। इफ प्रॉपर्टी इज इन बुक्स, अगर वो बुक्स पे रिकॉर्ड है, देन रेफरेंस टू द आइटम इन द बैलेंस शीट। इफ प्रॉपर्टी इज नॉट बुक्ड, देन फैक्ट शैल बी स्टेटेड विद रीजन कि आपने क्यों बुक नहीं किया है। और नेचर ऑफ प्रोसीडिंग बताओ, स्टेटस बताओ कंपनी का, उस पे कंपनी का क्या अपना कहना है, उनका व्यू पॉइंट बताओ। ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कंपनी को, आपको नहीं, कंपनी को। वेरी गुड। अब रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ कंपनी, इस पे चर्चा नहीं करनी है, वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी जल्दी से 2 मिनट में कवर करता हूं। सबसे पहले आपको स्टॉक कंपनी का नाम बताना पड़ेगा अगर आपका रिलेशन है, और आपको उसके साथ ट्रांजैक्शंस, उसका नेचर बताना पड़ेगा। जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल, पेबल, शेयर, इन सारी की अगर बात करें तो वो कंपनी उनके बारे में भी डिटेल देंगी, और जो बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग है उनके बारे में बताना पड़ेगा। और रिलेशनशिप स्टॉक कंपनी से कैसा है, क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा। कोई भी रिलेशन है तो आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। कुछ रेशियोज को भी डिस्क्लोज करना पड़ता है, ये 5वां नोट है। क्या क्या? करंट रेशियो, डेट रेशियो, डेट सर्विस रेशियो, कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ऐसे कई सारे रेशियोज, 8-10 रेशियोज कंपनी को डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, करने चाहिए। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट नोट। अब हम शुरू करेंगे बैलेंस शीट आइटम में। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, बैलेंस शीट में या तो असेट्स या तो लायबिलिटी, असेट्स लायबिलिटी, ये 2 आइटम होंगे। आज के इस वीडियो में अभी के अभी सबसे पहले मैं बात करूंगा असेट्स के, और कुछ लायबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट में आपको रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा।
बहुत सारी कुछ लायबिलिटी के पॉइंट आप अब आपका कॉमन सेंस चलेगा और आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं ट्रेड रिसीवेबल की, ट्रेड रिसीवेबल को आप कैसे वेरीफाई करोगे, या ये कह लो कि इन पे ऑडिट प्रोसीजर कैसे अपनाओगे। सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले कंट्रोल टेस्टिंग लगाओगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करोगे। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि अगर आप कंट्रोल टेस्टिंग करोगे तो कोई ऐसा तो नहीं है डेटर, कोई ऐसा सेल तो नहीं जो 2 बार रिकॉर्ड कर दिया गया हो या 2 से ज्यादा बार, चेक कर लोगे। हाँ सर। दूसरा, अगर कोई लार्ज बैलेंस है ड्यू फॉर द लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम से अभी पैसा नहीं मिला है, तो उससे पूछो, जस्टिफिकेशन लो, रीजन पूछो कि भैया क्यों नहीं आया, अप्रोप्रिएट स्टेप लिया है, पैसे कलेक्ट किए हैं। हाँ सर। और एक और बात, आप ना एक काम करो, चूंकि ये बात ट्रेड रिसीवेबल की है यानी डेटर या फिर बिल्स रिसीवेबल, तो उस पार्टी से भी कंफर्म करो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एज पर ऐसे 505 आपको पढ़ाया है मैंने। अब इसके बाद अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो भैया उसमें कलेक्टिबिलिटी, ऑथराइजेशन और ये भी चेक करो आर्म लेंथ प्राइस पे है कि नहीं, क्योंकि ज्यादा याराना निभाना नहीं है, ज्यादा रिश्तेदारी निभाओगे, सस्ते में बेचोगे तो ठीक बात नहीं है, वहां पर फ्रॉड इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर इसके बाद में ना कट ऑफ प्रोसीजर चेक करो और कंप्लीटनेस चेक करो कि करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड का है कि नहीं और कंप्लीट है कि नहीं। वैल्यूएशन में चेक करो कि उन्हें वैल्यूएशन कैसे चेक करोगे, अलाउंसेस वगैरह तो नहीं दिए गए हैं, चेक करो कोई डाउटफुल अकाउंट तो नहीं है। एजिंग रिपोर्ट मांग लो डेटर का, सर एजिंग रिपोर्ट क्या है आगे अभी बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा आपको। और डेटर से लिस्ट मांग लो, डेटर का सॉरी डेटर का लिस्ट मांग लो एंटिटी से, और प्रीवियस ईयर से कंपेयर करो। सर इसके अलावा कुछ चीजें डिस्क्लोज भी करनी है, डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 AS 11, आपको पता है क्या होता है AS 11? सर क्या ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करता है क्या? चेक कर लो। आरपीटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उसके बारे में चेक करो कहीं है आरपीटी, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 डिस्क्लोज करना चाहिए। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो शेड्यूल 3 का है वो डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर कोई फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन है तो वो आपको बताने पड़ेंगे। ये हो गए डिस्क्लोजर, ये सारे डिस्क्लोजर भी चेक करने पड़ेंगे। सर इसके बाद हमें एक और बात बताओ, अभी तो मैंने बात किया ट्रेड रिसीवेबल की, अब कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करो। कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या चेक करोगे भाई? कैश का मामला है, स्पेशल केयर रखो, सरप्राइज चेकिंग करो, अचानक पहुंचो और चेक करने लगो कितना कैश है कितना नहीं है। चेक नॉट ओनली लास्ट डे, नॉट ओनली लास्ट डे ऑफ द ईयर बट अगेन आफ्टर द क्लोज ऑफ द ईयर, ना कि आखिरी दिन चेक करो, बाद में भी अचानक चेक कर लो, तभी तो पता चलेगा लफड़ा। और मोर देन 1 कैश बैलेंस, ऑल आइटम शुड बी चेक्ड, अगर एक से ज्यादा कैश बैलेंस है तो सारे आइटम चेक करो, एक भी मत छोड़ो यहाँ पे सिमल्टेनियसली, सो दैट शॉर्टेज इन वन इज नॉट मेड गुड फॉर ट्रांसफर फ्रॉम द अदर। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक में शॉर्टेज है दूसरे से ट्रांसफर करके बराबर कर लिया गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे। ठीक है सर। इसके बाद में क्या करोगे? डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। कैसे? बैंक से कांटेक्ट करो ना, बैंक से कांटेक्ट करो या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनसे कंपेयर करो जिनसे पैसे वैसे लेन देन है। अकाउंट्स को कंफर्म करो कि करंट अकाउंट, डिपॉजिटेड अकाउंट, कैश, क्रेडिट, इन सब का पूरा पूरा बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड चेक करो, मैच कराओ उनसे। ठीक है। और कंपनी शुड बी आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड रिकॉन्साइल द डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी, अगर कोई कमी ज्यादा आई, पैसा कम ज्यादा दिखा, तो आप कंपनी से बोलो कि भैया इन्वेस्टिगेट करो और बताओ पैसा कहाँ गया। ठीक है। और रिटर्न एक्सप्लेनेशन मांग लो बैंक से भी। ये सारी चीजें आप करोगे तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप वेरीफाई कर लोगे। सर इन्वेंट्री क्या करें? इन्वेंट्री सिंपल सी बात बोलूं, आपने ना एक ऐसे 501 भी पढ़ा था, तो थोड़ा सा वहां से भी ध्यान रखो। सबसे पहले चेक करो इन्वेंट्री में कि एंटिटी का प्लान क्या है, कि एंटिटी कैसे इन्वेंट्री को काउंट करती है, उसे रिव्यू करो कि एंटिटी किस तरीके से काउंट करती है, काउंट प्रोसीजर क्या है एंटिटी का। दूसरा, ऑडिटर खुद काउंट प्रोसीजर में मैनेजमेंट के साथ पार्टिसिपेट करेगा, यानी आप करोगे, आप ऑडिटर हो ना। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन भी करो, चेक करो इन्वेंट्री सही हालात में है कि नहीं, काउंटिंग करो उसकी, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो, वर्टिकल एनालिसिस करो जिसमें इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये सब रेशियोज कंपेयर करो, और कंपेयर करो बजटिंग एक्सपेक्टेशंस विद द एक्चुअल्स। और मैनेजमेंट में वैल्यू इन्वेंट्री यूजिंग फीफो या लीफो या वेटेड एवरेज। ठीक है। कंसीडर द रीजनेबलनेस ऑफ मेथड, वो कौन सा मेथड लगा रहा है उसकी रीजनेबलनेस चेक करो कि ठीक लगा रहा है कि नहीं, यही मेथड ठीक होना चाहिए कि नहीं।
अब इसके बाद बात करेंगे पीपीई की। अब मुझे जरा बताओ पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैसे वेरीफाई करोगे, कैसे ऑडिट करोगे? तो सबसे पहले ऑडिटर को क्या चाहिए? ऑडिटर को चाहिए वो खर्चों को एनालाइज करे जो पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर किए गए हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो। मशीन है तो इंस्टॉल करने के भी खर्चे हो सकते हैं, उन पर लगने वाले फ्यूल के भी खर्चे हो सकते हैं। तो आपको दोनों को वेरीफाई करना चाहिए कि रेवेन्यू है या कैपिटल नेचर का है। कैपिटल नेचर का अगर खर्चा है तो उसमें फिक्स्ड एसेट में ऐड हो जाता है। एंटिटी का प्लान भी चेक करो आप कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करता है पीपीई का, और पीपीई का फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांग लो। ठीक है, हाँ सर, उनसे रिपोर्ट लो कि आपने कैसे कैसे वेरीफाई किया, जरा मुझे दिखाओ। जितने आइटम है पीपीई के आर प्रॉपरली टैग्ड, रिकॉन्सिलेशन ऑफ आइटम ऑफ पीपीई एज फिजिकली वेरीफाइड विद फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द एंटिटी। सिंपल सिंपल बातें हैं, नोट्स आपके पास है, पढ़ लेना, कुछ नहीं करना। और अमाउंट को वेरीफाई करो पीपीई का, पीपीई का अमाउंट वेरीफाई करो। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना था, नया कितना खरीदा, कितना बेचा, उसके बराबर आपका क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। ओपनिंग प्लस जो परचेज किया, एडिशंस माइनस डिलीशंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। इसे आप प्रॉपर वेरीफाई करो। एडिशंस में चेक करो कि क्या क्या खरीदे वरीदे हैं, कहां से लाया है, कितने का लाया है, उसमें भी डिटेल में जाओ। बेचा है तो क्यों बेचा है, सब कुछ चेक करो, तब आपका क्लोजिंग बैलेंस मैच करेगा। ये आप वेरीफाई करो। ठीक है, इसी तरह एक आध काम और कर लो भाई, छोटे छोटे बातें हैं कि डिलीशन से रिलेटेड। डिलीशन मतलब जैसे बेच दिया पीपी, तो सबसे पहले मैनेजमेंट का रीजन, जो मैंने बोला ना, रीजन जानो कि क्यों डिलीट हुआ है, क्यों हटा है। मैनेजमेंट का अप्रूवल चेक करो, प्रोसेस को वेरीफाई करो, एक्यूरेटली रिकॉर्ड है कि नहीं वो चेक करो। ऑलरेडी मैंने बताया वही बात है, तो ये आप देख लेना भाई। ठीक है, और इसके अलावा आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पीपीई में आता है तो उसका क्राइटेरिया चेक करो कि उस क्राइटेरिया को मीट करता है कि नहीं। ठीक है, और पीपीई में जो पीपीई के आइटम्स हैं पूरे, उनकी कॉस्ट को वेरीफाई करो एज पर एस्टेट। वो पीपीई और इन्वेंट्री में अंतर समझो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है या इन्वेंट्री है, स्टॉक है, दोनों में फर्क करना सीखना। एस्टेट की क्राइटेरिया को ध्यान रखना, परचेज इनवाइस चेक करना, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट वगैरह देख लेना। ठीक है, और कोई एडिशन है, परचेज वगैरह है तो प्रॉपरली अप्रूव किया गया है कि नहीं। मैं परचेज की बात करूं तो समझ जाना कि मैं फिक्स्ड एसेट के परचेज करने की बात, मशीनरी वगैरह खरीदने की बात कर रहा हूं। और अगर डेप्रिसिएशन लगाया तो उसका मेथड चेक करो और सारे आइटम कवर हैं कि नहीं डेप्रिसिएशन में, ये सारी चीजें आप चेक कर लो, तो आपका पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आप प्रॉपरली इसका वेरिफिकेशन कर लोगे। अब बात करें इंटेंजिबल एसेट की। इंटेंजिबल एसेट पे क्या होता है? अमोर्टाइजेशन, याद करो, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो यहां अमोर्टाइजेशन की बात होगी। तो सबसे पहले कंप्लीटनेस चेक करो, और कंप्लीटनेस चेक करने के लिए ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस माइनस डिलीशंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, ये चेक करो कि सब ठीक ठीक है कि नहीं। यहां का ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था तो वो भी आप प्रॉपर्ली चेक करते हो, ये फिक्स्ड एसेट वगैरह में चेक करते हो, तो ये चीजें आपको देखनी है। फिर आप सारे एडिशंस का लिस्ट मांग लो मैनेजमेंट से, पूरी पूरी लिस्ट मांगो, कितना कितना आपने इस पूरे पीरियड में आपने कितना परचेज किया है, और वेरीफाई करो उन एक्सपेंसेस को कि वो जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है इंटेंजिबल एसेट का वो क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, देखो कि उसके हिसाब से है कि नहीं, उसे कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। इसी के अलावा आप इंश्योर करो कि कोई टेंजिबल एसेट ऐसा तो नहीं है, नो टेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च फेज शुड बी रिकॉग्नाइज। रिसर्च फेज से जो टेंजिबल एसेट होते हैं और रिकॉग्नाइज नहीं होते, भाई ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रखा है। वेरीफाई करो कि कोई एडिशंस है तो प्रॉपरली अप्रूवल लिया गया है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं पर्सनल के एंटिटी, जो एंटिटी का पर्सनल है वो अप्रोप्रिएटली अप्रूव किया है कि नहीं। और वेरीफाई करो कि प्रॉपर इंटरनल प्रोसेस है या नहीं है, इंटरनल प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप इंटेंजिबल एसेट को वेरीफाई कर लेते हो। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, यहां पर हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट एसेट्स जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कवर किया। मैं एक दो बात और करूं, अगर यहां पर ट्रेड रिसीवेबल है तो क्या सेम सेम लायबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल चेक कर लोगे आप, वहां पे भी कंट्रोल चेक करोगे, वहां पे भी कोई लंबे टाइम तक पेमेंट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ वो आप चेक करोगे, वहां पे भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन लोगे, रिलेटेड पार्टी हो तो वो भी चेक करोगे, सर वहां पे भी कट ऑफ प्रोसीजर लगाओगे, वहां पे भी वैल्यूएशन होगा, डिस्काउंट वगैरह अलाउंसेस वगैरह मिले हैं तो वहां पे भी चेक करोगे, डिस्क्लोजर वहां भी देखोगे। वेरी गुड, ट्रेड रिसीवेबल आता है तो ट्रेड पेबल आप चेक कर लोगे, यस और नो? हाँ सर, चेक कर लेंगे। अब कुछ आइटम होंगे जो लायबिलिटी साइड होंगे,
वो आप खुद से कर लेना। मैं आगे कुछ क्वेश्चन पे आता हूं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है जो स्पेशल क्वेश्चन की कैटेगरी में ट्रेड रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल आपसे पूछ सकता है। अगर ट्रेड रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल पूछे या ट्रेड पेबल, तो दोनों का सेम बनेगा, बस रिसीवेबल की जगह पेबल लिख देना। तो दो क्वेश्चन यहां कवर कर रहे हैं हम। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले आप ना एजिंग शेड्यूल का मतलब एज मांग रहे हो। एज का मतलब कौन डेटर हमारा कितना पुराना है। तो एक तो हो गया जो 6 महीने से कम का है, लेस देन 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने से कम का है। दूसरा 6 महीने से 1 साल वाला। तीसरा 1 से 2 साल वाला, 2 से 3 साल वाला, या 3 साल से भी ज्यादा वाला। ये पांचों के पांचों का लिस्ट होना चाहिए और इनकी टोटलिंग होनी चाहिए। सर सबसे पहले ना हम अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल की बात करेंगे कि उनमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो अच्छे हैं, कंसीडर्ड गुड। और उनको चेक करेंगे तो 6 बातें, 6 महीने से कम वाला 6 से 1 वाले में डालो, 1 से 2 वाला है तो 1 से 2 साल के बीच वाले में डालो, 2 से 3 वाले में डालो, या 3 से ज्यादा वाले में, जो जितना पुराना हो, जितना पुराना पेमेंट बाकी हो। अगर मैं बात करूं अनडिस्प्यूटेड तो है लेकिन डाउटफुल लग रहा है, तो इनको भी इसी तरह 5 कैटेगरी हैं, पांचों में डाल दो जिसमें आता हो। फिर आता है आपका डिस्प्यूटेड है लेकिन अच्छा है, कंसीडर्ड गुड, इनको भी दे दो। फिर आता है डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल लेकिन डाउटफुल भी है, तो इनको भी दे दो। ये कुल मिला के 1 2 3 4 तरीके के ट्रेड रिसीवेबल हमने डिसाइड किए, और इन चारों के लिए ये 5 कंडीशंस रखी कि देखो चेक करो कि उनका बैलेंस कब तक का आउटस्टैंडिंग है। 6 महीने वाले हैं, या 6 महीने से 1 साल के बीच में आते हैं, या 1 से 2, या 2 से 3, या 3 से भी ज्यादा आते हैं, और इन सबका टोटलिंग भी लिख दो। यही है आपका ट्रेड रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल। याद रखना क्या है, ये बातें 6 महीने, 6 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से ज्यादा, सिंपल है। और ये आपको 4 बातें याद रखनी है, बस यही आपका कॉलम बना के एज इट इज लिख देना, यही आपका क्वेश्चन है। सर ट्रेड पेबल पूछे तो सेम सेम सेम, रिसीवेबल की जगह पेबल लिख देना, बाकी सेम, कोई चेंज नहीं। आगे सर इसी तरीके से ना इंटेंजिबल असेट्स जो अंडर डेवलपमेंट है उनका एजिंग शेड्यूल पूछा जाता है। इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, सर इसमें क्या करोगे ना, इसमें आपको जो कंडीशन है वो 1 साल से ज्यादा, 1 से 2 साल, 2 से 3, या 3 से ज्यादा, दोनों में कंपेयर करके पढ़ना क्योंकि दोनों में कंफ्यूज ना हो। इसमें 2 चीजें होंगी, जो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में है या प्रोजेक्ट टेम्परेरली सस्पेंडेड है, 2 कंडीशन होंगी। इन दोनों के लिए ये चारों में फिल कर देना कि टाइम पीरियड के हिसाब से बांट देना, और ऐसे ही फिल कर देना। आपको एग्जाम में फिल करने को नहीं आएगा, लेकिन आपसे एक फॉर्मेट पूछेगा, शेड्यूल पूछेगा, तो इस तरीके से आप बना के दे देना। इस तरीके से ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट होता है। लायबिलिटी साइड की कुछ आइटम है, अगर मैं बात करूं, मैंने ट्रेड पेबल की बात कर लिया। अगर आप लोन की बात करो, भाई लोन को चेक करना है, मुझे बताना है कि आप एक बार रीड कर लो बस। लोन में क्या देखो, पीरियड देखो कितना टाइम का है, वहां पे भी कंट्रोल वगैरह चेक कर लो, ठीक है। लोन लिया है तो किस पर्पज से लिया है, स्पेसिफिक पर्पज, उस पर्पज के लिए खर्चे किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से लोन से रिलेटेड बहुत सारी बातें आप चेक कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह चेक कर लो, पीरियड चेक कर लो, सारी चीजें वही चेक कर लो जो हमने अजर्शंस में किया है। लोन हो गया। शेयर कैपिटल एक खास बात आती है, वो आप देख सकते हो, शेयर कैपिटल के कुछ रूल्स वगैरह, अकाउंटिंग वगैरह जो आपको पहले से पता है क्योंकि आप एडवांस अकाउंट पढ़े हो, तो वही बातें वहां लिखनी होती हैं, कुछ अलग लिखना नहीं होता है, ठीक है। जिसमें आपका होता है ना अथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है, तो ये सारी चीजें आप देख लेना। तो भाई ये मैं कॉन्फिडेंस बूस्टर के नाम पे लाया हूं, तो कुछ लायबिलिटी के जैसे हमने लोन का बताया, ट्रेड पेबल का बताया, ऐसे 2-4 और जो इंपॉर्टेंट हो देख लेना। ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। मैंने कोशिश तो किया जल्दी से आपको गो थ्रू कराने का, प्लीज 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 अगर पसंद आए तो एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना और बताना कि कौन सा चैप्टर आपको क्विकली 30-35 मिनट में रिकॉल करना है, मुझे बताना, मैं वीडियो बना दूंगा। लाइक जरूर कर देना, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में पूरा देखना, आपको कई सारे चैप्टर हैं जो कंप्लीट हैं। ये तो थोड़ा अधूरा है क्योंकि लायबिलिटी साइड के कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, वो आप कवर कर लेना, बाकी सारे पूरे के पूरे कंप्लीट हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।